सो फिर से स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है कि अगर किसी का आउटकम्स, अगर देखो दो तरीके की चीजें होती हैं, या तो कोई चीज डिटरमाइन होगी या प्रेडिक्टेबल होगी या तो अनप्रेडिक्टेबल होगी। ठीक है, तो जो चीज प्रेडिक्टेबल होती है उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। डिटर ये हमारा क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। और दूसरी चीज होती है अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, चांसेस की बात करते हैं, जिसमें हम आउटकम्स के बारे में नहीं कंफर्म होते कि आउटकम्स हमारी जो भी चीज़ होगी वो क्या आने वाली है। प्रिडिक्टेबल। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी में हमारा आउटकम्स जो है, जो रिजल्ट है, वो नॉट श्योर। आउटकम्स के बारे में हम क्या करते हैं, श्योर नहीं रहते प्रोबेबिलिटी में। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक जो वो होती है उसमें हम क्या करते हैं, आउटकम हमारा श्योर होता है। श्योर आउटकम। ठीक। इसी के बाद हमने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो रेंज होता है वो हमारी होती है 0 to 1 के बीच में होती है। 0 इक्वल पीई इक्वल टू 1 से कभी भी बड़ी नहीं होगी। 0 हमारी इम्पॉसिबल होती है, ये इवेंट मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। और ये क्या है, सर्टेन इवेंट है, जिसको डिटर्मिनिस्टिक भी कहते हैं। सॉरी। ठीक। अब क्या है कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग जो प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है वही कुछ चीज़ें आप थोड़ा कंफ्यूज करेगी। ठीक। एक तो पहले होता है वर्ड, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हल्का हल्का जानेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका आउटकम्स यानी जिसका रिजल्ट हमको नोन ना हो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अनसर्टेन आउटकम्स मतलब जिसके बारे में एक प्रोबेबिलिटी की ही बात कर सकते हैं कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमको आउटकम्स के बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं होती। तो अनसर्टेन आउटकम्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आउटकम्स, आउटकम्स क्या होता है, तो आउटकम क्या है हमारा, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है, रिजल्ट है। जैसे एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, कितनी बार कर रहे हैं वो कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। जैसे कि एक कॉइन को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं, ये पूरा मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब टोटल इसमें कितने आउटकम्स होंगे, इसमें टोटल 4 आउटकम्स होंगे। उसमें क्या आया वो तुम्हारा क्या आउटकम है। तो रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसके रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है ट्रायल एंड इवेंट्स। वो एक ट्रायल होता है कि इवेंट होता है, ये सब चीज़ें वर्ड हम लोग यूज करेंगे आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें यूज आएगा। ट्रायल क्या होता है और इवेंट। ठीक। ट्रायल क्या है, कोई एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर हम कोई कहें कि सिक्का उछालना है, तो एक बार सिक्का उछाला उसको हम कहते हैं ट्रायल, कि हाँ एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को हम क्या कहेंगे, ट्रायल कर रहे हैं। या डाइस रोल कर रहे हैं उसको ट्रायल कहेंगे, या कोई कार्ड पिक कर रहे हैं हम लोग पूरे डेक ऑफ कार्ड से, तो वो हमारा एक ट्रायल हो जाती है। ठीक है, यदि पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को हम क्या कहेंगे, ट्रायल कहेंगे। मैथ्स को हम ट्रायल कहेंगे। और इसी के ट्रायल के मतलब इसी ट्रायल के हर ट्रायल का एक रिजल्ट होगा। हर रिजल्ट मतलब क्या है, रिजल्ट या आउटकम्स कह सकते हो। ठीक है, उसी आउटकम्स के कॉम्बिनेशन से हमारा इवेंट्स बनते हैं। ठीक है,
कि बहुत सारे इवेंट्स क्या है, इवेंट्स कुछ नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स होता है। एग्जाम्पल से एक बताएंगे तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे तो इसमें ये चीज़ें एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जितने भी आउटकम्स हैं, ठीक है, आउटकम के कॉम्बिनेशन से हमारा एक इवेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, एग्जॉस्टिव इवेंट था, जिसको बारे में हमने बता दिया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इसमें हमने बताया था कि एक इवेंट होने का मतलब है कि दूसरा इवेंट हमारा नहीं होगा। इसको हमने ऐसे इस तरीके से प्रिंट किया था कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होगी, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, मतलब दोनों कभी भी एक साथ हमारे ऑकर नहीं कर सकते। ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है। इसके बाद एक होता है हमारा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो भी सैंपल स्पेस में उसमें हर एक इवेंट्स उसमें आना चाहिए और कोई भी मिस ना हो। मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर ए और बी हमारे दो इवेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी हमारे दो इवेंट्स हैं और दोनों को अगर सम करते हैं तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसके बराबर आना चाहिए, मतलब कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहता है। ठीक है, लगभग लगभग ये है। एक चीज ये भी याद रखना कि कभी कभी ये लिखा होता है पी ई बार। पी ई बार का मतलब होता है पी प्लस पी ई बार, मतलब एक इवेंट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। जैसे कि दो इवेंट्स होते हैं, एक सक्सेस है एक फेल्योर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, दोनों का सम 1 होता है। तो कभी अगर तुमको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी गई है और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछी जाएगी तो हमेशा ये 1 में से माइनस कर देना है पीई को। ये बात समझ में आई सबको? ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? क्लियर है, बताओ। हेलो, हेलो, यस सर। बीच में बोलते रहो यार, कि समझ नहीं आता ना कि नेटवर्क इशू है कि क्या है। ठीक, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो सब कोई जानता होगा बचपन में। ठीक है, सो ये जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, या टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक, इसको हम लोग एम बाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें थी हमारी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और भी सारी चीज़ें हैं वो अब तुम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक, एक हम उस दिन बात कर रहे थे एग्जॉस्टिव केस की। एग्जॉस्टिव केस मतलब टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा जब एक क्वाइन को एन टाइम टॉस करेंगे और एक डाइस को एन टाइम रोल करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस यानी यहाँ पे जो हमारी एन है उसकी एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर मान लो उसको के टाइम्स टॉस करते हैं, के टाइम्स हम करते हैं किसी टाइम्स हम एक टॉस करते हैं क्वाइन को। सो क्वाइन के लिए हो जाता है 2 के पावर के, और डाइस के लिए होता है हमारा क्या होता है 6 के पावर के, क्योंकि उसमें टोटल जो इवेंट्स है जैसे क्वाइन में क्या है, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, आइदर हेड और टेल।
उसी तरह डाइस के केस में क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल है, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी, 1/2 1/2, इसकी 1/6 होगी, इसकी 1/6 होगी, इसकी 1/6 होगी। मतलब ये इक्वली लाइकली केसेस होती है कि इसमें सबकी जो प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है। बस ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जानने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक, कुछ क्वेश्चंस आएंगे और प्रीवियस ईयर के अगर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए प्रोबेबिलिटी इतना होगा, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस क्या होती हैं, ये सारी चीजें जरूरी हैं बस। ठीक, अब इसके बाद एक चीज होती है सैंपल स्पेस, वो हमने नहीं बताया यहाँ पे, एक होता है सैंपल स्पेस। ठीक, सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है, तो सैंपल स्पेस में हमारा जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो उसको हम इसमें करते हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम जो है हमारा इसमें आता है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स को हमारे सैंपल स्पेस में आते हैं। जैसे कि एक कॉइन के लिए हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो क्या बनेगा, एच और टी, अगर एक बार टॉस किया। इस डाइस के लिए करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, एक चीज यहाँ पे एक ये होता है, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि दो, एक प्रोबेबिलिटी ए है, एक प्रोबेबिलिटी बी है, और हमसे हमको ये भी दी गई है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है, और हमसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, सो ये फॉर्मूला याद रखना कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इससे हम ये चीज निकालते हैं। ठीक, और अगर ये कोई इंडिपेंडेंट केस होगा तो ये वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है तो दिस यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, वो हम बताएंगे अभी थोड़ा देर में। इस चीज को पहले हम समझा देते हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक, पहले इस चीज को समझते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं दो केसेस और इसमें। ये हमारा जो स्क्वायर है, देखो इसको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत आसानी से हो जाता है। तो जो सैंपल स्पेस है उसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, और इवेंट्स जो है हमारे ए और बी, ये मेरा इवेंट ए है, ये इवेंट मेरा बी है, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये जो कॉमन रीजन है इन दोनों का, इसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, ए यूनियन बी की वैल्यू का मतलब होता है ये सारी वैल्यू, ये वाली जो कलेक्टेड, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू, ये पूरी एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखो हमने क्या किया, सिंपली ए हमसे पूछा, हमने ए को जोड़ दिया, ए अगर ऐड हो गया तो ए ऐड हो गया, अब बी भी ऐड हो गया, बी को भी ऐड कर लिया। लेकिन ध्यान से देखो जो कॉमन रीजन है ये कितनी बार ऐड हो गया, एक बार ए में ऐड हो गया, एक बार ये बी में भी ऐड हो गया, तो मतलब दो बार ये कॉमन रीजन ऐड हो गया, तो एक बार इस कॉमन रीजन को माइनस कर देंगे तो ये सम का फॉर्मूला हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं सबको।
डायग्राम से सोचो कि एक बार अगर हमने ए लिया, ठीक है, तो ये आ गया हिस्सा, बी भी लिया तो ये आ गया हिस्सा, तो ये हिस्सा हमारा कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो हमको एक बार इसको इस हिस्से को घटा दिया तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ। सर बोलो। सर यूनियन का मतलब होता है यूनियन। सम। हाँ बोलो। सर यूनियन यूनियन का क्या जो है? अपोजिट सिंबल है सर, उसका अपोजिट सिंबल है सर, उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, और यही यूनियन है। ओके सर। हाँ। अब क्या है, एक क्या है, अगर यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस होता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस लिखता, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फॉर्मूला आसान है। अगर तुमको कोई कहेगा कि प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, सो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये हो जाता है। और ये तो नहीं पूछता कभी, लेकिन दिमाग में रख लो, इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है, ये होती है पी ए और पी बी। ठीक, यही होती है, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं जानना। ठीक, ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। ठीक, फॉर्मूला है। और इस वाले वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में अभी कुछ नहीं जानना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यस सर। चलो ठीक। अब बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या समझते हो? बटा रहना सर। बांटना, यार मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरीके से वो एक तरीके से बिखरा हुआ है, किस तरीके से है। ठीक, नंबर लाइन के अलाउिंग किस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। सो इससे पहले एक चीज होती है रैंडम वेरिएबल। जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एक वर्ड बार बार आएगा, रैंडम वेरिएबल। ये सब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही चीजें हैं। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, नाम से तो लग रहा है रैंडम मतलब क्या है कि रैंडम है, और वेरिएबल। ठीक है। तो ये क्या है कि एक तरीके से तुम्हारा क्या है, एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे कि तुम्हारा कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी हम प्रोबेबिलिटी कर रहे थे ना, तो प्रोबेबिलिटी में कहीं क्वाइन के केसेस में बात कर रहे थे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है। डाइस के केस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। तो ये हमारा क्या है, एक पॉसिबल आउटकम है। इसको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट कर देते हैं, तो यही हमारा क्या है, वही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल। अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ये क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है। रैंडम वेरिएबल इज अ रूल विच associates with every possible outcome of an experiment for numerical value। ठीक है। मतलब ये क्या है कि एक तरीका का एक रूल है या कुछ है कि जो भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के, मोटा मोटा यही समझो कि जो भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से आउटकम्स आते हैं उसको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वही
जो होता है उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं हम। वही वैल्यूज जो होती हैं उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक। तो जनरली जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं, ठीक है। पहला हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, मतलब 2 बार ट्वाइस कर रहे हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे हो सकते हैं? देखो, एक तरफ एच लिखो, यहाँ टी लिखो, यहाँ एच लिखो, यहाँ टी लिखो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बनेंगे इस स्क्वायर के अंदर जो भी आएगा वो बनेगा। जैसे एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं हो गए हमारे? टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हुआ? 4। 4 आउटकम हमारे हुए, 4। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड, ये हमारा क्या है? हमने रैंडम वेरिएबल को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देने की कोशिश की, उसमें हमने इसको एक रूल बांध दिया। रूल क्या है? इज ए रूल। तो हमने रूल दे दिया नंबर ऑफ हेड। तो इसमें जो एच एच है, जो पहला हमारा आउटकम है, इसमें नंबर ऑफ हेड कितनी बार आया? 1 और 2, कितनी बार आई? 2 बार। दूसरा हमारा क्या? एच 3 और बार आई टी, है ना? कहाँ आई? एच और एच 2 ही बार ना आया। ओके। इसमें बात कर रहा हूँ। और एक टी एच है, इसमें हेड कितनी बार आया? कितनी बार आया? एक ही बार आया। इसमें भी एच टी में भी एक बार आया, टी एच में भी देखोगे तो केवल एक ही बार आया। और जो टी टी है, इसमें क्या कहीं हेड है क्या? जीरो है। जीरो है कि नहीं? या जीरो समझ में आया कि नहीं तुमको? टीटी में ये मानते हो कि हेड जीरो है? हाँ। सो ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स। अभी इसकी हम प्रोबेबिलिटी नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स हमको निकालने हैं। ठीक। तो नंबर ऑफ हेड के मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। हमने एक ऐसा चार्ट बनाया, एक्स आई इसको कर लो, कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का चार्ट बना लिया जिसको प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो हो गई, 1 और 2, 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये रैंडम वेरिएबल है। अब हम इसके आने की प्रोबेबिलिटी की स्टडी करते हैं। सो अगर हमसे कोई पूछेगा कि जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो जीरो हेड कितने केसेस में आया है? कितने केसेस में है? 1। 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 होगी कि नहीं? बताओ, बताते चलते। सर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ना? जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि नो हेड, मतलब कि टेल टेल एक ही वन बाई ओके फोर सर। के तो। हाँ। अब हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे 1 है, 1 आने का मतलब क्या है? और हमारा रूल क्या करा है? 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। 1 हेड आने के टोटल कितने केसेस हो सकते हैं? 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है। कितने केसेस बन रहे हैं 1 हेड के? टोटल कितने केस बनेंगे 1 हेड के? 2 बनेंगे। यस सर। यस सर। या तो एच टी होगा या तो टी एच होगा। ठीक। इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2/4। हो जाएगी कि 1 हेड कितनी बार आएगा? 2। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। ठीक। और अगर मान लो कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक को सिक्के को अगर 2 बार उछाल लो, पहली बार भी हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तो ऐसा कितनी बार हो सकता है? उसकी कितनी बार होगा? 1 बार। एक बार। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4।
समझ गए? तो ये जो x है ये क्या है, ये तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक। और ये पी आई क्या है, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है। इसमें हमको देखो बहुत बड़ा चीज नहीं लिखना है, हमको बहुत कुछ नहीं लिखना है, एच एस टी 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 एस क्या केसेस बन रहे, बहुत लंबे केसेस नहीं बन। हमने एक रूल डिफाइन कर दी, वो रूल क्या है, एसोसिएटेड विद द आउटकम्स है, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। अगर ये इसी तरह सिमिलरली अगर हमको एक चार्ट बनाना होता, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या है, इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसी के हेल्प से हम आगे का जो हमारे चैप्टर पढ़ने जा रहे थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये चीज़ें हेल्प होंगी कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कि एक रूल होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे होते हैं कौन से, डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल्स में हमने क्या बताया था, वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, दो, कौन कौन, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा क्या है, दो तरीके का है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब क्या है कि इस इन सब डिस्ट्रीब्यूशनों की स्टडी करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें हमारे जो सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है, पहले तो वो नाम लिख लेते हैं। पहला डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मियल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक। या इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी हम इनकी हेल्प द्वारा कर। और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, सो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है पॉइजन और बाइनोमियल, जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा और भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप, जैसे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब चीज़ें मैं लिखा देता हूँ क्योंकि कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि कौन सा इसमें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है या कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है, या कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के में इंक्लूड करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो जैसे बाइनोमियल है, पॉइजन है, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से एक होता है हमारा निगेटिव बाइनोमियल आता है, ठीक है। अगला इसको नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निगेटिव बाइनोमियल जानते रहना है कि ये भी इसी में आएगा, ठीक है, निगेटिव बाइनोमियल भी इसी में आता है, ठीक। उसके बाद एक होता है इसमें निगेटिव बाइनोमियल है, उसके बाद मल्टीनोमियल्स भी इसी में आते हैं, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस चौथा जो है, ये हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इतने कुछ नाम याद रख लो कि ये सब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, लेकिन पढ़ना हमको वो पहला दूसरा है, ठीक है। उसी तरह कॉन्टिन्यूअस में भी बहुत तरीके के होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा वर्ड आ जाए, बीटा वन बीटा टू गामा वर्ड आ जाए, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन कॉची आ जाएगी, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है, हमारे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट हो गए, ठीक है। सो इसमें याद रखना कि इधर के चार्ट से आएगा तो सब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो राइट लेफ्ट साइड के हैं सब वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज जो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग अगर जो मैथ पढ़े होंगे ट्वेल्थ में उन्होंने ये चीज़ पढ़ी होगी, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ी होगा कि इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो बाइनोमियल का मतलब, बाई मतलब क्या होता है,
सर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब क्या हुआ सर? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहे हैं, एक मिनट, बाइनोमियल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वही डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम क्या करते हैं, केवल इंटीजर वैल्यू का या ऐसे वेरिएबल की स्टडी करते हैं जो कि डिस्क्रीट हो, यानी जिसमें हमने बताया था ना पहले लेक्चर्स में कि सीढ़ी जैसे जिसमें केवल इंटीजर वैल्यूज आती है, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। मतलब इनकी एक फिक्स वैल्यूज होगी, ठीक है, और एक सर्टेन लिमिट पे इनकी वैल्यूज नहीं होगी, ठीक। मतलब इनकी जो एक्स आई की वैल्यू होगी, रैंडम वेरिएबल जिसको एक्स आई कहते हैं ना, ये एक्स आई जो होगा ये 0 1 2 3, ये रैंडम वेरिएबल जो है ये केवल इंटीजर वैल्यू लेगा, ओनली ओनली इंटीजर वैल्यू, ठीक। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इस तरीके से कुछ भी, तो इसमें जो एक्स आई होता है ये तुम्हारा इंटीजर वैल्यू भी लेता है और साथ साथ फ्रैक्शन वैल्यू भी लेगा। तो यही रैंडम वेरिएबल, जो रैंडम वेरिएबल क्या है, इसी की स्टडी होती है। अगर ये रैंडम वेरिएबल हमारा जो एक्स आई है वो अगर केवल इंटीजर वैल्यू लेता है तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। और अगर यही रैंडम वेरिएबल हमारी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन वैल्यू दोनों के लिए है, ठीक है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी का, इसको ये हमने बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्स आई इधर होती है, इधर पी आई होती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ बनाते रहते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें बात की बात है, ठीक। सो क्लियर हुआ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यस सर। अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम, जो क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ फिर इसको समझाऊंगा। देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जेम्स बर्नौली, ठीक। 1700 एडी में इन्होंने ये चीज दी थी, ठीक। इन्होंने क्या कहा था, बाई मतलब क्या होता है, दो, बाई मतलब क्या होता है, दो। तो इन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट हम कोई भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, आइदर सक्सेस और फेल्योर। इसके अलावा कुछ हो जाएगा क्या, अगर तुम मान लो कि एग्जाम दोगे तो तुम क्या होगा, आइदर पास होगे या तो फेल हो, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बताओ। नो सर। सो बर्नौली ने भी यही कहा, बर्नौली ने बताया, ठीक है, कि अगर हम कोई भी चीज इवेंट्स करते हैं तो उसकी दो ही क्या केसेस है, एक सक्सेस हो सकती है या तो फेलियर हो सकती है। तो इसने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, उसने कहा कि हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल पी से। कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल पी से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर को डिनोट करेंगे 1 - p से, या इसी को स्मॉल क्यू भी कहते हैं। ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं, 1 - p लिखने का मतलब समझ में आया कि नहीं। अभी जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था मैंने बताया था p और p का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज जो होती है वो 1 होती है, और यही क्या है, फेल्योर होती है। जब दो ही केसेस बनते हैं तो दोनों को जोड़ोगे तो फिर 100% आना चाहिए कि नहीं चीज़ें। फेल्योर और सक्सेस का जो सम होता है वो हमेशा 1 मतलब कि 100% होता है, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो p है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है 1 - p या q हम कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरी। ठीक, बताओ, बोलते बोलो कोई। यस। यस सर। ठीक। अब कंडीशन देखो, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
कंडीशन कि हम क्या है कोई भी एक्सपेरिमेंट को कितनी बार पहला तो जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो कितनी बार रिपीट करेंगे हम, रिपीटेड एन टाइम्स। हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम एन टाइम्स रिपीट करेंगे। द एन मतलब हमारा क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीटेड। यानी कि अगर हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो हम एन टाइम्स तक उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे अभी तक हमने तुमको बताया एक बार दो बार तक तो तुमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया और बता दिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं 1000 बार सिक्के उछाल रहा हूँ, तब बताओ क्या होगा। इतने हेड आने की संख्या क्या होगी, उतने टेल आने की क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि पहला तो उन्होंने कहा कि जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हम एन टाइम्स करेंगे, एक बार करके हम कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात इन्होंने कही थी यही चीज कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स होगा, मतलब जो भी ट्रायल है, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रायल में, एक पर्टिकुलर ट्रायल मतलब ट्रायल के मतलब हमने बताया था ट्रायल मतलब कोई भी परफॉर्मेंस होता है। एक ट्रायल में केवल दो आउटकम्स होंगे जो मैंने यहाँ पे बताया, एक ट्रायल के केवल ओनली टू आउटकम्स। ये कभी कभी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिगार्डिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ट्रू। तो इसलिए ये कंडीशन जानना जरूरी होता है कि एक ट्रायल का मतलब एक्सपेरिमेंट जितनी बार करोगे उतनी बार ट्रायल हो रहा है। ठीक है, मतलब ट्रायल जो होगा एन टाइम्स करोगे तुम, और हर एक ट्रायल में केवल दो आउटकम्स होंगे, एक क्या होगा, या तो सक्सेस होगा या तो फेल्योर होगा। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि एक ट्रायल के ये हमारे दो आउटकम्स होंगे, एक या तो सक्सेस होगा या तो फेल्योर होगा। ठीक, तीस तीसरी बात इन्होंने ये कहा कही थी कि जो ट्रायल है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो क्यू की वैल्यू है, जो हमारे सॉरी पी की वैल्यू है, वो हर ट्रायल में कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मान लो कि सिक्के अगर हम 100 बार उछाल रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हर बार 1/2 ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार उछाल रहे हैं तो हेड आई, फिर उसके बाद बार बार सिक्का गिरते 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 सिक्का टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि वो बार बार अब क्या अनबायस्ड की जगह बायस्ड हो जाए। तो इसीलिए क्या है, इसने इनकी तीसरी कंडीशन थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल में कांस्टेंट रहेगी, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ठीक, ट्रायल से ट्रायल तक इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगी। और चौथा जो कंडीशन इन्होंने बोला, इसी कंडीशन को देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है और यही लोग पकड़ नहीं पाते। ठीक है, इसने बोला कि हर एक ट्रायल जो है अपने पिछले ट्रायल से इंडिपेंडेंट होगा। जैसे अगर मैंने पहली बार सिक्का उछाला तो ये वाला और अगली बार जो सिक्का उछाला ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब होता है हमारा कि मेरे होने का और ना होने का, तुम्हारे होने और तुम्हारे ना होने पे कोई फर्क ना पड़े। जबकि मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बोला था, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है ये डिपेंडेंट इवेंट है। मतलब क्या है कि एक के होने से दूसरा नहीं हो रहा है, मतलब एक क्या है दूसरे पे डिपेंड है, वो डिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट का होने का मतलब होता है कि एक ट्रायल के होने या ना होने से दूसरे के होने और ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो इसमें भी यही चौथा कंडीशन बायनोमियल में है कि हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। इतनी बात समझ में आई? बताओ भाई, इतनी चीज समझ में आई? तो इसमें से एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, कभी यही कंडीशंस कभी पूछ देता है। ठीक है, बायनोमियल ये मेनली तो यही पूछेगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इसका फॉर्मूला बताएंगे, उसमें ये कभी कभी पूछ देता है कि मीन क्या होगा। ठीक है, वेरिएंस का वैल्यू क्या होगा। बता रहा हूँ एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इतने कंडीशंस अगर जिसको मालूम है उसके लिए थोड़ा सही है। ठीक, अब क्या है,
इसके लिए देखो एक फॉर्मूला है। अब हमने क्या बताया कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक, रैंडम वेरिएबल है, ठीक, एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट डन, नंबर ऑफ टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टाइम्स एक्सपेरिमेंट डन, हम एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हैं वो नंबर ऑफ टाइम है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस, और क्यू हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी, ऐसे लिखते हैं बी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे लिखेंगे बी एन पी एक्स, ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, या सिंपल ऐसे इसको हटा दो, पी एक्स लिखो तुम, चाहे तो उतना ज़्यादा डिटेल न मत जानो, सिंपल सा समझो, पी एक्स इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, ठीक है, ये एक्स आई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या है, एन सी एक्स, एन सी एक्स ये क्या है, कोई इसको नाम सुना है क्या, एन सी एक्स ऐसे नाम देखा है, जो मैथ वाले होंगे वो जानते होंगे इसको, और जो एन माइनस एक्स, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है जिसका पैरामीटर्स क्या है, एन और पी, इसके पैरामीटर अगर पूछेगा बायनोमियल के, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं और पैरामीटर होते हैं एन कॉमा पी, और एक्स क्या है, ये रैंडम वेरिएबल है, ये इसके पैरामीटर है, और एक्स की जो वैल्यू है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, 0 1 2 3 ऐसे ही बढ़ती जाएगी, और सी की वैल्यू जो होती है हम कैसे निकालते हैं, ये सी क्या है, एन कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट है, तो एन सी एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर हम करेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक, कभी न्यूमेरिकल आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ जान लो, और इससे जो पूछने वाली बात होती है, अभी किसी ने पूछा कि इससे क्या पूछा जाएगा, तो इससे पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और उसमें उसके पैरामीटर एन और पी हैं, एन और पी मतलब क्या है कि उसमें नंबर, एक एक्सपेरिमेंट को हम एन टाइम्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट एन की वैल्यू 5 है और पी की वैल्यू हमको 3/4 दी गई है, और पूछेगा कि मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मीन क्या होगा, कभी कभी वेरिएंस पूछ देगा हमसे, ठीक है, सो ये फॉर्मूला ये नोट कर लेना याद से, कि मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है एन इंटू पी, अगर एन और पी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा मीन हो जाएगा, मतलब 5 × 3/4 कर दोगे तो इसका मीन डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा 15/4, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। कभी कभी पूछेगा वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये कुछ नहीं होता, हमारा एन पी और क्यू हो जाता है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, 5 3 × 1/4 ये हमारा हो जाएगा 15/16, ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, ये चीज समझ में आई। सर वैल्यू एन पी और क्यू की दे दिया जाएगा सर, और उसके बाद बस हम हाँ ये लोग को क्वेश्चन पुट में करना था, होगा वैल्यू। हाँ बस पुट करना होगा, और ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बार बार मैं समझाता हूँ, बार बार इसको दिमाग में रखना, वेरिएंस की वैल्यू है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी तो उसको अंडर रूट कर लेना, ठीक। अब एक क्या है कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है, मीन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके मीन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है, मीन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है इसके, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अब तुम लोग इसको देखो और ये बताओ, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये समथिंग 3.75 ऐसे कुछ आएगा, और इसको डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट मान लो कि 9 आ गया, ठीक है। सो इसमें बताओ बड़ा कौन है, मीन है कि वेरिएंस, मीन बड़ा है कि वेरिएंस बड़ा है? मीन। मीन बड़ा है। तो यही पर एक होता है, बात पूछी जाती है कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन होता है वो वेरिएंस से बड़ा होता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे और भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें मीन और वेरिएंस का रिलेशन कभी कभी उलट जाता है। तो इतनी चीजें जानना कि मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एनपी होता है, वेरिएंस एनपीक्यू होता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, और ये सारी जो कंडीशन बताई, ये सारी चीजें, इतनी बातें दिमाग में क्लियर है सबके? सुंडा में देखोगे तो म्यू 3 म्यू 4 भी की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। उसको याद भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही देखो म्यू 1 क्या होता है, मीन ही तो तुम्हारा म्यू 1 है, मीन क्या है तुम्हारा म्यू 1 डैश ही तो है, म्यू 1 डैश जो फर्स्ट रॉ मूवमेंट होता है इसी को तो मीन कहते हैं। म्यू 1 डैश की वैल्यू क्या होती है, मीन। और म्यू 2 डैश मतलब सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, ये रॉ मूवमेंट होता है, ये सेंट्रल मूवमेंट होता है। म्यू 2 की वैल्यू एनपी क्यू हो जाती है। और अगर तुमसे म्यू 3 की वैल्यू पूछेगा, सो म्यू 3 की वैल्यू पूछ दिया तो म्यू 3 की वैल्यू आराम से एनपीक्यू, ये बस लिख दे रहा हूँ, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। एनपीक्यू म्यू 3 हो गई, म्यू 4, ये सब सेंट्रल मूवमेंट है। बस पहला रॉ मूवमेंट हमको क्या देता है, मीन बताता है, इसलिए वो उस दिन मूवमेंट पर पढ़ाना जरूरी था। एनपीक्यू +1 3n/2 PQ, इसको सुनना में देखा होगा तो ये भी चीज दी गई है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो म्यू 3 म्यू 4 सब हम इसका निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी नहीं जरूरी है, लेकिन इतनी जितनी बातें हमने लिखी हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो। बताओ भाई। तो एक बार म्यू बोलो 3 की वैल्यू दिखा दीजिए। ओके। एक एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि करा ही देता हूँ। कभी मान लो कि एक आध क्वेश्चन आ गया, छोटा क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। देखो बाइनोमियल की यूजेस क्या है, अगर इतना हम पढ़ रहे हैं तो बाइनोमियल की यूजेस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देख लो, छोटा सा ही देख लेंगे, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछते हैं, मतलब एक एक एक्सपेरिमेंट हम 10 ट्रायल्स कर रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ लो कि मान लो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है 5 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन 10 ट्रायल्स, 10 ट्रायल कर रहे हैं हम, ठीक है। 10 ट्रायल कर रहे हैं, उसमें 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो 5 क्या है हमारी, हमने क्या बताया, रैंडम वेरिएबल है जो कि किसी एक पर्टिकुलर रूल से डिफाइन होती है, तो यहाँ पे हम रूल डिफाइन कर दिए नंबर ऑफ हेड। सो यहाँ पे हमारे xi की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। n क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू है, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। और एक क्वाइन की बात कर रहे हैं, तो क्वाइन में क्या है, तो हेड आने की, हेड आना क्या है हमारा, हेड आना सक्सेस हो जाएगा, और टेल आना क्या है, फेल्योर हो जाएगा। तो अगर p की वैल्यू क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक क्वाइन में 1/2 होती है, और दूसरे में फेल्योर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाती है। अब हमसे कोई पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हम डायरेक्ट अब इतना लंबा कैलकुलेट नहीं करेंगे, जैसे अभी तुमको इधर करा रहे थे
इतना लंबा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाएंगे और फिर उसके एक 10 बार हेड लिखेंगे, उसमें से कैलकुलेट करेंगे, तो इतना समय हमारे पास नहीं रहेगा और तुम उसको प्रैक्टिकली ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। सो अब हम सिंपल सा क्या है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 5, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स आई एन सी एक्स पी एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे ये सेम वैल्यू रख दो और आंसर पा जाओगे। तो इस ये है तुम्हारे बायनोमियल का यूज। सो यहाँ पे n की वैल्यू है 10, c 5, p की वैल्यू 1/2 है और 5 की वैल्यू 5, यहाँ पे 1/2, इसकी वैल्यू है 10, 10 यानी मतलब 10 माइनस 5 करेंगे तो भी 5 आएगी, ठीक है। अब क्या 10cx को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10c5 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कर लिया 5 फैक्टोरियल। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं सॉल्व करते क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये नीचे भी 5 फैक्टोरियल आएगा, यानी 4 5 4 3 2 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी ये हमें इस तरीके से, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा कितने आसानी से इसको निकाल दिया हमने। तो ये हमारा क्या है, इसी तरीके से एक हेड आने की, दो हेड आने की, चार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्यादातर क्या है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं यस नो टाइप में, जहां पे दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो वहां पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं इसके लिमिटेशंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक। क्योंकि देखो इस, हाँ, और एक चीज इसमें ये भी होता है, ठीक है, हर एक जो ट्रायल होगा, अगला जो एक कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन था जिसके लिए मैंने पूरी भूमिका बनाई थी, कि जो ट्रायल्स होंगे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं, मतलब एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक आएगा तो मतलब दूसरा नहीं आएगा, तो यही इसकी लिमिटेशन भी बन जाती है कि हमेशा ऐसा होगा थोड़ी ना कि जो भी चीजें होंगी वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केस बनेगा, या इक्वली लाइकली केसेस हमेशा आएंगे। तो ये सब चीजें की वजह से ये इसका लिमिटेशन भी बन जाता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ। सर बट कॉइन के केस में या मैक्सिमम केस में तो सर एक्सक्लूसिव ही आएंगे ना सर। हाँ, तो इस केस में आएंगे, मैं तो मैक्सिमम नहीं, हम ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के केस चाहे क्वाइन के केस में चाहे डाइस के केस में भी आ जाएगा। अगर डाइस में हम बात बोल दें कि सक्सेस, हम किसको क्या डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम बोल दें कि एक डाइस पे इवन आने की क्या होंगे, तो इवन क्या है, 1/, मतलब 3 इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं, मतलब इवन आना हमारा सक्सेस हो गया, इवन नहीं आना हमारा फेल्योर हो गया। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अगर मान लो कि हम क्लास में एक लड़के को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, वो ए से आएगा तो सक्सेस हो जाएगा, ए से नहीं आएगा तो फेल्योर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ये 1/2 1/2 रहेगा, कहीं 1/5 भी तुमको दिखेगा, तो अगला अगला फेल्योर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। कि अगर मान लो किसी की आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो किसी के ना आने की प्रोबेबिलिटी 4/5 ना हो जाएगी। यही तो कॉम्प्लीमेंट चीजें से बता रहे हैं हम। बाइनोमियल की यही लिमिटेशन है कि हमेशा ये एक एग्जॉस्टिव और एक मतलब एक्सक्लूसिव केसेस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। नो सर। सो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। उसमें जो इसका मीन था, मीडियन था, अरे मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन अगर इससे पूछता है तो पूछ लिया, ठीक है। तो ये सब चीजें देख लेना, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके आगे चलते हैं। जो अगला डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है?
एचडी पॉइजन। ठीक, जितना मतलब याद करना हो तुम एटलीस्ट सुंडा पढ़ोगे तो अब सुंडा पढ़ने में तुमको दिक्कत नहीं होगी और उतनी चीजें तुमको याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके प्लस मैंने 2-3 चीजें जो बताई हैं उसको भी दिमाग में रख लेना। ठीक, अब क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम है एचडी पॉइजन। ठीक, कोई मैंने ऊपर की चीजें नहीं बताई, ये सब एटलीस्ट तुम्हारे सिलेबस के पार्ट है और इतना तुमको पता रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी एग्जाम में नहीं आता तो कभी आदमी ध्यान भी नहीं देता। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं, अभी तक जितना भी हमने बताया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, उसमें बात कर रहे थे कि हर एक इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, या मतलब सक्सेस और फेल्योर में ही डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं रेयर इवेंट। क्या कहते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? रेयर इवेंट। ये हमारा क्या है? रेयर इवेंट है। मीन्स क्या है कि अगर मान लो कि अगर तुम छत पे पंखा है, तुम्हारे घर में जो छत पे पंखा है, क्या उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 होती होगी? क्या 1/2 होगी कि मतलब या तो गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो मतलब क्या कि मतलब 50% गिरता है, 50% नहीं गिरता? या नो अगर सर। तुम चलती हुई ट्रेन से कूदोगे तो तुम्हारे क्या बचने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी क्या 50% चांस है तुम बच जाओगे, 50% चांस है नहीं बचोगे? जैसे अगर छत पे पंखा है तो उसकी गिरने की चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर तुम चलती ट्रेन से कूदोगे तो तुम्हारे मरने के चांसेस 100%, तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और कंपनी अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, बल्क में कोई चीज बना रही है, ठीक है, तो उसके जो डिफेक्टिव आइटम बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि हम कहेंगे आधी हम अच्छी चीज बनाएंगे आधी डिफेक्टिव चीज बनाएंगे। वो अच्छी चीज बनाती है लेकिन कुछ भी इंडस्ट्रियल एरर की वजह से उसकी चीजें डिफेक्टिव हो जाती है, वो एक रेयर इवेंट्स होती है। मतलब रेयर इवेंट्स में जो हमारा रेयर इवेंट में हम जो मानते हैं कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मतलब कोई चीज डिफेक्टिव होना या किसी घटना का घटना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको पी कहते हैं। इसको ऐसे 10 to 0 कर देंगे, मतलब ये जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के करीब है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लें कि तुम्हारे ट्रेन से चलती हुई ट्रेन से तुम कूद गए, तुम्हारे बचने की चांसेस, तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि नहीं बचोगे। हो सकता है कि एक आध आदमी बच जाए जिंदा, तो जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन मरने के चांसेस 99.9% है। ठीक है, इंडिया अगर जिम्बाब्वे से खेलती है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जीती जाएगी, लगभग लगभग जीती जाएगी, बहुत रेयर परसेंट है कि ये मतलब उसको हरा देगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की सक्सेस, इसलिए हमने बोला कि ये टेंड करेगा, जीरो की तरफ रहेगा लेकिन इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। दूसरी चीज होगी कि जो एन नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे इसमें बहुत ही ज्यादा होंगे, मतलब बहुत ज्यादा बार का होगा ये चीजें कि कोई चीज हो रही है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बहुत लंबे टाइम के लिए हो रहा है। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होगा वो इनफाइनेटली लार्ज होगा। एन इज इनडेफिनेटली लार्ज। तब एन जो है मतलब जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो बहुत ही बड़ा लार्ज है। तो इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल देखो, एक क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, एक जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। समझ रहे हो, ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, बहुत इन्फिनिटी की तरफ है, और एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। सो ये एक लिमिटिंग केस है जिसमें एनपी, जो हम लोग एनपी करते हैं मतलब मीन है जो भी निकालते हैं, इसमें पॉइजन में एक फैक्टर होता है जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो कि एक बहुत बड़ी चीज संख्या को बहुत ही छोटी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो समथिंग फाइनाइट आएगा। फाइनाइट आएगा मतलब कि एक बीच की वैल्यू आएगी जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। एग्री करते हो कि मेरी बात से कि नहीं?
तो एक बार फिर से बता दीजिए, लिमिटिंग केस ऑफ बीट बीट। अच्छा देखो, अगर एक मान लो कि बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, एक बहुत ही छोटी वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 100 100 100, मतलब तुमको मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा कि वैल्यू बहुत ही छोटी हो गई होगी। और अगर मान लो कि कोई वैल्यू बहुत बड़ी है तो उसकी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या इतनी 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 ज़्यादा है, ठीक है, समझ रहे हो या? तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक बहुत ही छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बहुत बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो हमारी बहुत ही फाइनाइट आएगी। जैसे यहाँ पे कितनी है, 2 0 2 4, ये 7 0, 2 2 4 और ये 7 0 का हो गया, ये जो वैल्यू आई ये 20। 20 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। मतलब यही है कि इसमें इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक रेयर इवेंट है जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ज़्यादा है। जैसे एक कंपनी है शर्ट बना रही है तो वो 10,000 शर्ट बना रही है और उसमें डिफेक्टिव आइटम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है 2 है या 10 है। सो जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आती है, उसी को हम लैम्डा रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज ए पैरामीटर ऑफ, जैसे कि एन और पी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर थे। सो अगर तुमसे पूछेगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है तो वो लैम्डा, ठीक है, सिंगल पैरामीटर होता है। इसी के बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। और ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी ये 0 1 2 3, कभी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेगा, इसलिए ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी में हेल्प करता है। ये समझ में आई मेरी बात? बताओ। यस। इसका जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एक्स आई, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी का फंक्शन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ई की पावर माइनस लेमडा। ये कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा रिलेशन इसका सही है, ठीक है, लेमडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये है, ठीक। तो याद रखना कि ये जो ऊपर होगा ये इसको यहाँ पे कर देना और जो इसके पावर होगा वो इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुंडा में यहाँ पे नीचे एक्स ही लिखा है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, वहाँ पे एक्स फैक्टोरियल होता है। तो जो करेक्ट रिलेशन है ये है, तो करेक्शन कर लेना वहाँ पे, ई के पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल होता है। और ई की जो वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये 2.718 होती है, ये कोई जानने की बात नहीं है और कभी पूछा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना तुमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर द रेयर इवेंट्स, तो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी का ये होता है, ठीक है। इसमें सिंपल हमसे पूछेगा कि अगर मान लो कि 5 एनपी की वैल्यू दे देगा, एन की वैल्यू दे देगा हमको, जैसे एन क्या है 10,000 दे दिया, ठीक है, और पी की वैल्यू दे दिया 1/100, ठीक, ओके, या 1/1000 दे दिया, ये पी की वैल्यू है। हमसे पूछ देगा कि 2 डिफेक्टिव शर्ट्स के वैल्यू क्या होगी या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारी, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए एन और पी की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10,000 इंटू 1,000, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक फाइनाइट वैल्यू आ गया। तो ई की पावर -10, 10 के पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलो अब बात करते हैं एग्जाम में पूछेगा क्या, ठीक है, अब जग जाओ, एग्जाम में पूछेगा क्या, इसके मीन की वैल्यू। सो इसके मीन की वैल्यू जो होती है वो लेमडा ही होती है, एनपी ही, और इसके जो वेरिएंस की वैल्यू होती है वो भी जो होती है वो भी लेमडा होती है। सो कोई बता देगा क्या कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस का क्या रिलेशन है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है?
क्यू बताओ से भाई, सिर्फ क्यू पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू का मल्टीप्लाई क्यों करना है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इक्वल है मीन सर, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एक हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ग्रेटर देन वेरिएंस होता है, जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू हमारा वेरिएंस होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरिएंस। अभी यही निगेटिव बाइनोमियल हमने वर्ड यूज किया था पिछले स्लाइड, मतलब जो भी सेव किया है उसमें क्या है कि मीन छोटा होगा वेरिएंस से। तो ये सब रिलेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर ये चीजें याद रखना कि पॉइजन में सिंपल सी बात है, एक रेयर इवेंट है, देने वाले साइंटिस्ट एसजी पॉइजन है। ठीक है, लेमडा क्या है? एक पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर है, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन भी एन पैरामीटर और पी पैरामीटर है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसके मीन निकालनी होगी तो लेमडा हो जाएगी, वेरिएंस निकालनी होगी तो लेमडा हो जाएगा, और इसका जो ये है हमारा मीन और वेरिएंस का रिलेशन निकालेंगे तो दोनों इक्वल होंगे। और म्यू म्यू वन जानते हो, म्यू वन डैश यही हमारा मीन है, ये लेमडा हो जाता है। म्यू टू ये सेकंड सेंट्रल मूवमेंट हमारा लेमडा हो गया, ये रॉ मूवमेंट है, ठीक है, डैश लगाया तो। म्यू थ्री है, ठीक है, तो ये भी लेमडा होता है। और म्यू फोर, ठीक है, ये थोड़ा सा बदल जाता है, थ्री लेमडा स्क्वायर स्क्वायर प्लस लेमडा। याद करने के तो हम लोग को बहुत फॉर्मूले हैं, लेकिन जनरली दो चीजें याद रखनी है, मीन याद रखने हैं और वेरिएंस याद रखना है। ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया हमारा और ये एक्स बार हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। तो यही सब था आज के लिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे। ठीक, कल हम लोग कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको स्टडी करते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टडी होती है, ठीक है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी होती है। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बड़े से बड़ा, ठीक है, या छोटे से छोटा, अगर वो लार्ज नंबर के लिए स्टडी करने जाओगे, एन की वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो वो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें अगर लार्ज नंबर, अगर इसकी एन की वैल्यू अगर इन्फानाइट कर देंगे तो भी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे हमारा क्या है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ते हैं, चाहे जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, सब फाइनली जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि ये एक तरीके का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें क्या है कि हमारा सारे, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड सिमेट्रिकल होता है, मीन मीडियन मोड कोइंसाइड करते हैं एक ही पॉइंट्स पे। ठीक, तो कल इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और कल ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम खत्म करेंगे। ठीक, इसके बाद आगे चलें। कोई दिक्कत है अब तक जितना पढ़ाया है किसी को? जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है इसके बाद सब कोई सुंडा पढ़े। ठीक है, यहाँ तक जितना मैंने बताया उतने में अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछना। ठीक है, हाँ या ना बताओ भाई। यस सर, ठीक है। ओके, चलो, ठीक है, फिर बाय। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। ओके सर।